हाय गाइस, आज नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब कल मैंने बताया था नेशन कैसे होता है, कॉमननेस से होता है, तो थोड़ा सा कुछ लाइंस पढ़ देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्या है? द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिस्ट केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। फ्रांस, एज यू रिमेंबर, वाज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। मतलब फ्रांस में मोनार्की चल रहा था। एब्सोल्यूट मोनार्क क्या होता है कि राजा जो मन कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ खास नहीं था। एग्जाम में साल क्वेश्चन आया था कि फ्रांस में कॉमननेस लाने के लिए क्या क्या चीज़ किया गया था, ठीक है। आइडिया ऑफ नेशन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ किया गया था। तो 7-8 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, 3-4 पॉइंट आप समझ लेना और वही एग्जाम में लिख देना, आपको फुल मार्क्स आ जाएगा। तो कह रहा है द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट डेस्टिनी। मतलब लोग अब डेस्टिनी मतलब किस्मत बदलेंगे इस देश का, ठीक है। तो क्या रहा है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स। तो वो कोई मेजर्स हैं, कुछ सुधार है, एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। व्हाट इज कलेक्टिव आइडेंटिटी? मतलब कि हम और आपस में लोग कुछ हमारी एक आइडेंटिटी हो जिससे कि हम दोनों एक दूसरे को रिलेट कर सके, कॉमननेस हो। अब क्या है ये? तो कहता है, तो पहला पॉइंट कहता है द आइडिया ऑफ ला पटायर। व्हाट इज ला पटायर? इसका मतलब सिंपल है, कॉन्सेप्ट ऑफ फादरलैंड। जैसे कि ये जो हमारी ज़मीन है ये हमारे बाप दादा की ज़मीन है, ठीक है। तो हम आप दोनों से रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि हमारे बाप दादा की ज़मीन है, आपकी बाप दादा की ज़मीन है, तो मतलब हम दोनों के पूर्वज इसी ज़मीन पर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा चीज़ कॉन्सेप्ट क्या आया? एंड द लास्ट सिटी ऑन द सिटीजन, यानी कि हम और आप इस देश के नागरिक हैं, सब्जेक्ट नहीं है। अब नागरिक है तो मतलब हमारा कुछ राइट्स है। तो ये 2 पॉइंट आ गया अगर, ठीक है। Emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। मतलब कि एक इक्वल राइट्स होना चाहिए हमारा, और क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। मतलब राजा महाराजा का जो चीज़ था उसको रिप्लेस किया गया और एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, ट्राई कलर, ठीक है। 3 कलर का था ये। उसके बाद द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रिनेम द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल का नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया, ठीक है। न्यू हिम्स व कंपोज, गाने लिखे गए। ओथ्स टेकन मतलब शपथ लिए गए, ठीक है। एंड मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड। मार्टियर्स का मतलब जो शहीद हुए हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं यार, देश में आज़ादी के रिवोल्यूशन के लिए, मतलब ये शहीद हुए हैं, ये किया गया। उसके बाद और ये सब कुछ किसके नाम पे किया था? देश के नाम पे किया था। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens। मतलब कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है? ऊपर से कंट्रोल किया जाता है पूरे देश के लिए, और सबके लिए क्या लाया गया यहाँ पे? यूनिफॉर्म लॉज, मतलब एक जैसा कानून हो सब सिटीजन के लिए विद इन टेरिटरी, मतलब जहाँ तक उसका टेरिटरी है। इन्होंने कस्टम ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़ को हटा दिया गया। व्हाट इज कस्टम ड्यूटीज़? मान के चलो इंडिया में कोई भी चीज़ सामान आ रहा है तो कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। जैसे कि भारत में कोई इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इस पर ड्यूटी लगती है, दैट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। तो अंदर में जो चीज़ ट्रेड हो रहा है तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को हटा दिया गया। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स क्या हो रहा था ना कि यूरोप में ऐसा देखा जा रहा था कि हर जगह वेट अलग अलग हो जाता था। जैसे कि इंडिया में अगर 1 किलो का वैल्यू 1 किलो है तो केरला में भी 1 किलो का वैल्यू 1 kg ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं हो रहा था, वेट अलग हो जा रहा था, ठीक है। मेजरमेंट अलग हो जा रहा था। जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू कुछ हो जा रहा था, जिससे कि बहुत कुछ दिक्कतें होती है। अब बिजनेसमैन के लिए आप सोचिए कितना दिक्कत होगा। आप यहाँ पे सेट किए हैं कि 5 kg का प्राइस 500 रुपीज़ है, अब वहाँ पे आपके लिए जो यहाँ पे 5 kg, वहाँ पे वो 7 kg बन जा रहा है, और कहीं और पे वो चीज़ 3 kg बन जा रहा है, ठीक है, मीटर के साथ। तो बिजनेसमैन के लिए ये सब चीज़ बहुत दिक्कतें वाली चीज़ थी। तो क्या बोला गया कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स कर दीजिए, अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, मतलब कि लोकल लैंग्वेज को डिस्करेज किया गया। और कौन सा लैंग्वेज? फ्रेंच, एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, ये कॉमन लैंग्वेज बन गया, ठीक है। तो इतना कुछ ये क्या गया? कॉमननेस किया गया। तो आप सिंपल लिखिएगा। अगर आइडिया ऑफ नेशन के लिए क्या किया गया? फादरलैंड का कॉन्सेप्ट आया, सिटीजन का कॉन्सेप्ट आया, इक्वल राइट्स आया, कॉन्स्टिट्यूशन आया, स्टेट जनरल का नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया, ओथ्स लिए गए, कस्टम ड्यूटीज को हटा दिया गया, वेट एंड मेजरमेंट यूनिफॉर्म कर दिया गया, एक जैसा, और रीजनल डायलेक्ट को हटा के फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए बोल रहा था यहाँ पे। और कुछ खास नहीं था। 10 पॉइंट 7-8 पॉइंट होगा। नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे है, आप देख लीजिएगा चैनल में। और ये सब चीज़ का नोट्स आपको टेलीग्राम पे, जब टेलीग्राम अभी बंद है, जब खुलेगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? व्हेन द रिवॉल्यूशन फर्दर डिक्लेयर्ड कि वो एक मिशन पे जाते हैं, जैसे कि फ्रांस में लिबरेट किए वैसे ही सब यूरोप में करेंगे। जब न्यूज़ ऑफ इवेंट्स फ्रांस में रीच करता है डिफरेंट सिटीज़ में यूरोप में, स्टूडेंट्स और बहुत से लोग जैकोबिन क्लब को ज्वाइन करते हैं। ये सब चीज़ कहानी वाली बातें हैं, आगे मैं आगे आता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है जो एग्ज़ाम में आता है, नेपोलियनिक कोड, जिसको हम
सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहा जाता है, सिविल कोड, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन कोड में क्या क्या किया गया। तो पहला चीज़, डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। प्रिविलेज का मतलब क्या है, विशेष अधिकार। तो सारे प्रिविलेजेस जो थे उसको खत्म कर दिया गया बर्थ से। नेपोलियन ने ये सब कुछ खत्म कर दिया, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या बोला, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या है, कानून के आगे आज से सब कोई इक्वल है, कानून के आगे सब कोई इक्वल है। उसके बाद क्या बोला गया, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू जहाँ जहाँ फ्रेंच कंट्रोल था वहाँ तक पहुँचाया गया। नेपोलियन सिम्प्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, मतलब कि प्रशासनिक क्षेत्र को नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। अब प्रशासनिक क्षेत्र अच्छा हो जाएगा तो मतलब काम करने में आसानी होगी, ठीक है। अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, ओके, फ्यूडल सिस्टम। अब ये क्या था भाई, फ्यूडल सिस्टम, ये सिंपल चीज़ था। फॉर एग्जाम्पल क्या था कि जैसे कि मैं एक राजा हूँ और आप मेरी प्रजा हैं, तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने कुछ आदमी को उठाया और बोला कि आज से उस लैंड पे मैं आपको वो लैंड देता हूँ, ठीक है। जैसे ये राजा है और इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे को बोला आज से मैं तुम्हें ये ज़मीन देता हूँ, ठीक है। अब इस ज़मीन पे तुम जाके क्या करना, टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है, टैक्स कलेक्ट कर देना, ठीक है। टैक्स कलेक्ट करेगा और कुछ टैक्स हमको ला के देगा, ठीक है। अब राजा तो भाई खैरात में ज़मीन नहीं बांट रहा है किसी को, वो अगर ज़मीन दे रहा है और तुमको बोला रेवेन्यू कलेक्ट करो, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट होगा और कुछ रेवेन्यू हमको ला के दोगे, ओके। बट इसके अलावा क्या करना है, इस आदमी को इस ज़मीन के एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर राजा को कभी आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी तो ये बंदा आर्मी मेंटेन करेगा और राजा को आर्मी ला के प्रोवाइड करेगा। तो नेपोलियन इसको ख़त्म कर दिया। अब सोचोगे यार ये तो बहुत अच्छा सिस्टम था, राजा को अपना आर्मी मेंटेन नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पर नेपोलियन ने इसको क्यों ख़त्म किया, नेपोलियन ने बहुत दिमाग लगाया। नेपोलियन ने क्या सोचा, नेपोलियन ने सोचा कि यार मैं राजा हूँ, तुम आर्मी तो मेरी होनी चाहिए ना, ये आदमी पे मैं डिपेंड हो रहा हूँ, तरह से आर्मी मुझे ला के दो, कल को ये नहीं आया तो मैं तो निपट जाऊँगा। और दूसरा चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये जो आदमी रहते हैं टैक्स कलेक्ट करते हैं, कल को मैं आपसे मांग रहा हूँ 100 रुपीज़ हुआ, मैंने कहा कि 30 रुपीज़ दे दो। अब ये पता चला किसान से 80 रुपीज़ मांग रहा है, ठीक है, और सब मेरे नाम पे बिल फाड़ेगा कि यार राजा मांग रहा है। तो मेरा इमेज क्या बन रहा है किसान के सामने कि यार राजा मांग रहा है इसलिए ये मुझे फोर्स कर रहा है, ठीक है, रेवेन्यू। तो यार ये सब चीज़ को हटाया गया, बोला कि नहीं फ्यूडल सिस्टम हटा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जड़ बन रहा है, मेरा इमेज खराब हो रहा है, ठीक है। और आर्मी मेंटेन हमको खुद से करना चाहिए एक तरह से, और यहाँ पे ये आर्मी को क्या करता है, कहीं ना कहीं डिपेंड होना खत्म करता है, ओके। दूसरा चीज़ क्या बोला, फ्रीड पिजन्स फ्रॉम सर्वडम। व्हाट इज सर्वडम, सर्वडम का मतलब होता है एक तरह से, इससे पहले क्या होता था ना कि डाकू लोग आते थे, किसान लोग को हमला करते थे, उनकी बेटी वाइफ को लेके चले जाते थे। तो ये सब चीज़ होता था ना, तो किसान लोग क्या करते थे, किसी राजा के पास जाते थे, किसान लोग राजा के पास जाते थे कि राजा जी हमको बचा लीजिए। तो राजा जी तो बचा लेते थे भाई कि जाइए आप मेरी ज़मीन पे जाके काम कीजिए नॉर्मल। तो ज़मीन पे जाके काम कीजिए, तो वो एक तरह से ज़मीन से बंध जाते थे, ज़मीन से बंध गए, उस ज़मीन पे काम करने लगे, उस ज़मीन पे बंध गए और बंध गए। और सर्वडम क्या था कि कल को राजा ने वो ज़मीन बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल ये बंदा है, ये राजा के पास गया, यार डाकू लोग से बचा लो मुझे, बोला ठीक है हम बचा लेंगे, हेल्प कर देंगे तुम्हारा, तुम जाओ मेरे फील्ड पे काम करो। अब ये बंदा इस फील्ड पे काम करता है, तो ये ज़मीन के साथ बंध गया ज़मीन के साथ, तो ये सर्वडम हो गया। और कल को ये राजा क्या करता है, ये ज़मीन किसी थर्ड पर्सन को बेच देता है, तो ये आदमी भी साथ में इसके साथ बेचा जाएगा, मतलब ज़मीन के साथ वो भी आदमी चला जाएगा। अब मैनोरियल ड्यूज़ क्या होता है, मैनोरियल ड्यूज़ क्या था कि सिंपल चीज़ है, मैनोरियल ड्यूज़ कुछ नहीं है। इसका मतलब सिंपल था कि यार राजा तुमको बचा भी लिया, तुमको ज़मीन पे काम भी दे दिया, ठीक है, तो उसके बदले में तुमको अगर कुछ अनाज उगाओगे तो तुमको वहाँ पे उसको कुछ देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आज का कॉन्सेप्ट समझो ना, जैसे कोई आप रेंटेड हाउस पे रह रहे हो, तो वो रेंटेड हाउस पे आप रह रहे हो, हाउस तो लैंडलॉर्ड का है ना, लेकिन आप उसमें रहते हो तो आपको रेंट देना पड़ता है। तो बस वही चीज़ था कि उस ज़मीन पे रह रहा था, तो जो भी उगाएगा उसको राजा को देना पड़ रहा था, और राजा ने उसको ऐसे भी मदद किया था, तो एक तरह से वो वहाँ पे काम कर ही रहा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ ख़त्म कर दिया। और क्या किया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा कर दिया। अब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो गया, यानी कहीं ना कहीं किसके लिए फ़ायदा हो गया, बिजनेसमैन के लिए फ़ायदा हो गया, क्योंकि वो अपने माल को एक्सपोर्ट को इधर से उधर कर सकते हैं, ठीक है। पिजन्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन
enjoyed a newfound freedom. Businessmen and small scale producer goods in particular began to realize that, और उनको लगा कि यार ये जो यूनिफॉर्म लॉस था, एक जैसा वेट एंड मेजर्स था, ये सब कुछ कहीं ना कहीं बहुत अच्छा चीज़ हो रहा था, ठीक है। कॉमन नेशनल करेंसी आ गया था, इनके मूवमेंट को अब बिजनेसमैन को क्या चाहिए यार, अब उनको माथा पच्ची खत्म हो गया। जो मैं बात किया था कि 5 किलो वेट का दाम वहाँ कुछ और हो रहा है, 10 किलो वेट का दाम वहाँ कुछ और हो रहा है। अब माथा पच्ची दिन बढ़िया ही इनको सोने में सोचते थे, ये सोचते रहते थे कि 2 किलो का दाम वहाँ प्रॉफिट होगा, वहाँ लॉस होगा, 1 मीटर कुछ बन रहा है, करेंसी कुछ हर समय एक्सचेंज करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ से नेपोलियन राहत दिलाई। बट क्या हो रहा है अब यहाँ पे, ये चीज़ 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। क्या क्या नेशन बनने के लिए क्या क्या हुआ मैंने बात कर लिया यहाँ से यहाँ तक। नेपोलियनिक कोड 1804 और जिसको सिविल कोड भी कहते हैं, तो 4-5 पॉइंट। प्रिविलेजेस खत्म कर दिया, बर्थ से इक्वालिटी बिफोर द लॉ ला दिया, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आसान कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, सर्वडम खत्म कर दिया, मैनुअल ड्यूज खत्म कर दिया। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब एक लास्ट टॉपिक है यार, अब कोई चीज़ अच्छा है तो उसके साथ खराब भी तो आएगा, ये बात याद रख लीजिएगा, हर जगह अप्लाई भी कर दीजिएगा। कह रहा है हाउएवर इन द एरियाज कंकर द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच वर इनिशियली मिक्स था। मतलब कि नेपोलियन दूसरे देश का राजा है, जहाँ जहाँ जा रहा है, अब मान के चलो हम ही एक राजा हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट हमको हो सकता है ना वहाँ के लोकल एक्सेप्ट नहीं करें, कुछ लोग एक्सेप्ट करें, कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे नहीं यार इससे पहले वाला राजा ज़्यादा अच्छा था। क्यों? हो सकता है वो राजा से उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा हो, ठीक है ना, फ्यूडल सिस्टम ये सब के कारण, तो बोला वो वाला अच्छा था। अब क्या होता है, इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, सर्टेन सिटी लाइक ब्रुसेल्स, मिलान, वर्सो, फ्रेंच आर्मीज व वेलकम एज हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। मतलब कि ये अगुआ हैं, लिबर्टी आज़ादी दिला के लाएंगे, ठीक है। बट द इनिशियल इंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, ठीक है। बट जो शुरुआत में इनिशियल इंथुजियाज्म था, मतलब कि उत्साह था, धीरे धीरे हॉस्टिलिटी, शत्रुता में बदल गया। क्या हो गया? ऐसा होता कुछ नहीं है, बस ऐसा होता है, मतलब होता बहुत कुछ है। Did not go hand in hand with the political freedom. Increased taxation, एग्जाम में आएगा ये लाइन कि इनिशियल एंथुजियाज्म कैसे हॉस्टिलिटी में बदला, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। दूसरा चीज़ क्या बोला? सेंसरशिप। आप क्या बोलिएगा, थोड़ा इस सब चीज़ पे कंट्रोल आया, जैसे कि हम यूट्यूब पे देखते हैं ना, बीप कर देता है, डैट इज कॉल्ड सेंसरशिप, तो ये सब चीज़ लगा दिया। फोर्स कंस्क्रिप्शन इन द फ्रेंच आर्मीज, सेंसरशिप। ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मीज में भर्ती कराया। अब ज़बरदस्ती कोई काम आप किसी से भी करा लो, मज़ा तो नहीं आएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे की है नेपोलियन। क्योंकि नेपोलियन को पूरा टेरिटरी जीतना था, कनकर करना था, इसलिए उसको आर्मी बड़ा चाहिए था, इसलिए वो क्या किया, फोर्सली कहीं ना कहीं हर चीज़ में आर्मी में उसको घुसाना, मतलब कि कहीं ना कहीं आर्मी में लाना स्टार्ट किया। और ये सब चीज़ कहीं ना कहीं क्या होता है, ख़राब कर देता है नेपोलियन के इमेज को, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन था यहाँ पे, 3 टॉपिक मैंने क्लियर किया आपको। आइडिया ऑफ नेशन, तो ये चीज़ आपको लिखना है। नेपोलियनिक कोड, आपको ये चीज़ लिखना है। और इनिशियल इंथुजियाज्म कैसे शत्रुता में बदल गया, तो टैक्स बढ़ा देता है, सेंसरशिप लगा देता है, और फ्रेंच आर्मीज़ में ज़बरदस्ती भर्ती करता है। अब कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लिंक मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप देख लीजिएगा। एक इसका पढ़ाई लुक करके इंस्टाग्राम भी चैनल है, वहाँ पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, और कोई डाउट पूछ लीजिएगा। थैंक यू।